नमस्ते। मेरे एफपी लाइव पे आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी हैं, अपने परिवार के साथ स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। आज जिस विषय पे मैं आप सबके साथ परिचर्चा करना चाहता हूँ, वह है जीवन और शिक्षा और उसके साथ-साथ ही मेरे कुछ अनुभव, जो कि शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। और जैसा कि मैं करता हूं, मैं लगभग 15-20 मिनट तक बोलूंगा और उसके बाद आपके जो भी प्रश्न यहां पे आएंगे, उनका उत्तर देने का मैं आपको प्रयास करूंगा। तो शिक्षा को जब मैं देखता हूं, तो मेरे लिए जीवन ही शिक्षा है और शिक्षा ही जीवन है। यह मानव की अंतर्निहित शक्तियों का सर्वांगीण विकास है। और वो क्यों? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति शिशु रूप में कुछ पाश्विक प्रवृत्तियां लेकर असहाय अवस्था में इस विश्व में प्रवेश करता है और शिक्षा के माध्यम से ही उनका शोधन व मार्गांतीकरण करता है। इसलिए आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि शिक्षा वह है जो मनुष्य को पशु से इतर बनाती है। और साथ ही हमारे जो सुभाषित हैं उसमें कहा गया है कि आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य वेतत पशु भी नराणाम धर्मो ही तेषाम धिको विशेषो धर्मेण ही न पशु भी समाना। अर्थात आहार, निद्रा, भय और मैथुन प्रोक्रिएशन, इन चारों चीजों में मनुष्य और पशु में कोई भी भेद नहीं है। मात्र धर्म ही वह है जो मनुष्य और पशु में भेद करता है, जो मनुष्य और पशु में भिन्नता करता है। और इसलिए शिक्षा बिना धर्म के हमेशा ही अपूर्ण है। शिक्षा और धर्म एक दूसरे के पूरक हैं। और यहां पे मैं सबको यह बताना उचित समझता हूं कि देखिए, धर्म से मेरा मतलब मत, संप्रदाय, पंथ इत्यादि नहीं है। धर्म से मेरा तात्पर्य है धार्यते यह सधर्म, जो धारण किया जाए वह धर्म। जैसे लेखनी का धर्म लेखन शक्ति, प्रकाश का धर्म भाषित करना और मानव का धर्म मानवता। और मानवता का जो सबसे बड़ा प्रतीक है वह है संवेदनशीलता, संवेदना। संवेदना की जो भावना मनुष्य में होती है वह किसी और पशु में नहीं हो सकती। और इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि बिना संवेदना के शिक्षा अपूर्ण है। शिक्षा का कोई भी तात्पर्य नहीं है यदि आप संवेदनशील नहीं हैं। और साथ ही साथ यदि आप संवेदनशील हैं परंतु शिक्षित नहीं हैं, तो आप उसका लाभ जन जन तक नहीं पहुंचा सकते। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, अपने आप को शिक्षित भी बनाइए और साथ साथ अपने अंदर संवेदनशीलता लाइए। तो ये तो है जो मुझे शिक्षा के विषय में समझ में आता था। परंतु जैसे मैंने बोला, मैं आज आपके सामने कुछ अपने अनुभव बताना चाहूंगा कि मेरे कौन कौन से शिक्षक हुए। ऐसे तो मैंने इस पूरी पृथ्वी पे सबसे बहुत कुछ सीखा है। जिस जिस व्यक्ति से मैं मिला हूं, उस व्यक्ति से मैंने कुछ कुछ सीखा है। परंतु कुछ संस्मरण मैं आज आपके सामने रखना चाहूंगा। कहते हैं कि मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद, माता पिता और आचार्य, यही किसी भी बालक के तीन गुरु होते हैं। तो मेरे पहले शिक्षक थे मेरे माता और पिता। माता, अपनी मां से मैंने संस्कृत सीखी और अपने पिता से उन्होंने जो अपने सामर्थ्य से बढ़ करके मुझे चीजें उपलब्ध कराई, जो जो मुझे चाहिए था अपने ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, वह उन्होंने दिया। लेकिन वह संस्मरण या वह सीख जो मुझे अपने बचपन से मिली, और वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, वो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि आप लोग जब मेरे से पूछते हैं कि मेरी पुस्तकों में, मेरी किताबों में, मेरी पढ़ने में रुचि कैसे आई, वो इसलिए आई क्योंकि मेरे माँ पिता के घर में कानपुर में सिर्फ किताबें होती थी। हर कमरे में आप जहां भी कहीं जाएं, वहां पे मात्र किताबें ही होती थी। और यदि आपके आसपास सिर्फ किताबें ही हैं, तो आप उनको पढ़ेंगे अवश्य। वह समय आएगा अवश्य जब आप किसी किताब को हाथ लगाएंगे, क्योंकि आप कुछ भी अगर अपने घर में उठाने का प्रयास करते हो और आपके हाथ में एक किताब ही आती है, तो आप निश्चित रूप से उसे पढ़ेंगे। इसलिए मेरे को ये जो पहली सीख मिली, और ये मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि आप सब उसमें पारंगत हो सकते हैं जो आप अपने आसपास रखें। और ये सिर्फ किताबों के विषय में नहीं है। यदि आप अपने आसपास सकारात्मक व्यक्तियों को रखते हैं, तो आप भी सकारात्मक बनेंगे।
यदि आप अपने पास टॉक्सिक लोगों को, नकारात्मक व्यक्तियों को रखते हैं, तो आप भी नकारात्मक बन जाएंगे। तो जो भी आपकी इच्छा हो, जिसमें भी आपकी रुचि हो, यदि उन चीजों को, उन वस्तुओं को आप अपने पास रखेंगे, तो उनका आप पे निश्चित ही प्रभाव पड़ेगा। और यह बच्चों पे खासकर लागू होता है। तो यदि आप अपने बच्चों के आसपास किताबें रखेंगे, तो उनकी पढ़ने में रुचि जागेगी। यदि आप उनके आसपास इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स रखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक गेम्स रखेंगे, तो उनकी रुचि निश्चित रूप से उसी में जाएगी। इसलिए ध्यान रखिए, जिसमें भी आप अपनी रुचि रखना चाहते हैं, जिसमें भी अपना आप ज्ञान को अर्जित करना चाहते हैं, उन चीजों को अपने आसपास रखिए। एक दूसरे शिक्षक, जिन्होंने, जब मैं स्कूल में पढ़ रहा था, तब उनका मेरे ऊपर बहुत ही अधिक प्रभाव था, और वो प्रभाव आज तक है। वो मेरे साथ फेसबुक पे भी जुड़े हुए हैं। मेरे फिजिक्स के टीचर, कक्षा 11 और 12 में, श्री अरविंद कटियार, प्रोफेसर अरविंद कटियार, उनके साथ मेरा संबंध ऐसा था कि मैं कभी कभी, जब मुझे कोई फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं समझ में आता, तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट था फिजिक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। तो मेरे जमाने में एक किताब आई थी जिसका नाम था इरोडोव, संभवतः वो अभी तक चलती होगी, और एक और थी जिसका नाम था रेसनिक एंड हैलिडे। तो रेसनिक एंड हैलिडे और इरोडोव के जो फिजिक्स के क्वेश्चंस थे, वो बहुत ही क्लिष्ट हुआ करते थे, बहुत ही टफ हुआ करते थे। और मुझे और कटियार सर को बहुत मजा आता था उन प्रश्नों को सॉल्व करने में, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। और कई बार ऐसा हुआ मेरे साथ कि मैं उनके घर जाता था, जो कि लगभग 200 मीटर दूर था मेरे घर के, और हम लोग एक प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करते थे, हल करने का प्रयास करते थे, और कभी कभी हल नहीं होता था। और मुझे याद है कि एक प्रश्न हल नहीं हुआ, और उसके बाद मैं अपने घर की तरफ जा रहा था, तभी कटियार सर अपनी बालकनी से उन्होंने मुझे आवाज दी, हिमांशु रुको। और मैं रुका, मैं वापस आया, कटियार सर नीचे आए, और ये शाम का समय था जब स्ट्रीट लाइट्स जल चुकी थी। एक खंबे के नीचे स्ट्रीट लाइट में खड़े होकर के हमने उस प्रश्न को सॉल्व किया। और उसके बाद जो प्रसन्नता हम लोगों को मिली, वह किसी के भी देखने लायक थी। हम अंदर से प्रसन्न थे। और जब मेरा एनटीएससी में सिलेक्शन हुआ, और मुझे यह पता चला कि मेरा नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन में हो गया है और मेरी 13वीं रैंक लगी है, तो सबसे पहले मैं अपने घर से भागा और मैंने जाके कटियार सर को यह सूचना दी, और उसके बाद अपने माता पिता को यह सूचना दी। तो इससे एक और सीख जो मुझे मिली, और वो आज तक मैं अपने जीवन में कायम रखता हूं, कि यदि आप एक अच्छे शिक्षक हैं, तो आपको किसी बहुत बड़े भवन की आवश्यकता नहीं है, आपको कोई बहुत विशाल का इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता नहीं है। आप किसी को भी अच्छी सीख दे सकते हैं, किसी को भी अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। मेरा ये कहने का अभिप्राय नहीं है कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर यूजफुल नहीं होता, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर उपयोगी नहीं होता, परंतु इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरे नंबर पे आता है। सर्वप्रथम यह महत्वपूर्ण है कि आपके अंदर कितना जज्बा है, आपके अंदर कितना उत्साह है। और यदि आपके अंदर उत्साह है पढ़ने का और पढ़ाने का, तो आप एक अच्छे शिक्षक होंगे, चाहे वो एक छोटा सा स्कूल का भवन हो, चाहे वो एक बहुत ही बड़ा विशालकाय कैंपस हो। तीसरा जो मेरे ऊपर प्रभाव पड़ा, और जिनको मैं कभी कभी अपनी दूसरी माता भी बोलता हूं, क्योंकि मेरा यह मानना है कि व्यक्ति का जन्म दो बार होता है। एक बार जब उसका जन्म होता है, और दूसरी बार जब उसको पता चलता है कि उसका जन्म क्यों हुआ, अर्थात उसको अपने जीवन का उद्देश्य पता चलता है। और वो हैं मेरी पर्वतारोहण की गुरु बचेंद्री पाल। तो वैसे तो बचेंद्री पाल के साथ बहुत सारे मेरे संस्मरण हैं जो मैं आपके साथ साझा कर सकता हूं, लेकिन आज मैं एक उसमें से संस्मरण साझा करना चाहूंगा, जिसने मेरे जीवन को ही दिशा दी, मेरे जीवन की दिशा ही को बदल दिया। मैं बचेंद्री पाल से मैंने पर्वतारोहण सीखा, और शुरू में मैं बहुत ज्यादा प्रतिद्वंद्विता में पड़ा रहता था, मैं बहुत कॉम्पिटिटिव होता था। हमेशा मेरी ये इच्छा होती थी, मेरी ये धारणा होती थी, और मेरा यह प्रयास होता था कि मैं फर्स्ट आऊं। कोई भी चीज, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो किसी तरह की भी प्रतिस्पर्धा हो, मेरी हमेशा यह धारणा और प्रयास रहता था कि मैं इसमें फर्स्ट आऊं। उसी तरह से जब मैंने पर्वतारोहण शुरू किया, तो मेरे को हमेशा मन में यह रहता था कि मैं सबसे पहले पहुंचूं। और मुझे याद है, ये मेरा चौथा या पांचवा एक्सपेडिशन था, और ये लंबा एक्सपेडिशन था और बड़ा एक्सपेडिशन था, अर्थात इसमें लगभग 18-20 लोग थे। और ये तीसरा या चौथा दिन था एक्सपेडिशन का। 7 घंटे का ट्रैक करके हम पुनः एक जगह पहुंचे थे, और सदा की तरह मैं सबसे पहले वहां पे पहुंचा,
और मैं बाकी लोगों का इंतजार कर रहा था मुस्कुराते हुए। मेरे चेहरे पे वो गर्व भरी एक मुस्कुराहट थी। बचेंद्री जब वहां पे आई तो बचेंद्री ने मेरे से कहा, हिमांशु, एक चीज बताओ, तुम हिमालय पे हर साल क्यों आते हो? क्योंकि मैं हर साल, जब से मैंने पर्वतारोहण सीखा और जब से मैंने पहली बार हिमालय को देखा, उसी समय हिमालय से मुझे प्रेम हो गया और उसके बाद मैं प्रति वर्ष हिमालय में 3 अथवा 4 सप्ताह के लिए जाता हूं। तो बचेंद्री ने मेरे से पूछा, हिमांशु, तुम हिमालय क्यों आते हो हर साल? मैंने कहा, बचेंद्री, मैं हिमालय इसलिए आता हूं क्योंकि मैं प्रकृति से प्रेम करता हूं। मुझे नेचर अच्छा लगता है। मेरा नाम ही हिमांशु है, मैं हिम का अंश हूं। और अब तो तुम मेरी फ्रेंड भी हो, तुम्हें पता है ये। और बचेंद्री ने कहा, क्या वास्तव में हिमांशु? ये बताओ, आज जो हमने 7 घंटे का ट्रैक किया, उसमें हमको बहुत सारे वाटरफॉल्स मिले, बहुत सारे झरने मिले। तुम्हें याद है कि हमने कितने झरने क्रॉस किए? मैंने अपने बुद्धि लगाने की कोशिश की, अपने मस्तिष्क को थोड़ा दौड़ाया और मैंने कहा, बचेंद्री, झरने तो मिले थे, लेकिन मुझे ये याद नहीं है कि कितने झरने मिले थे। उसने कहा, अच्छा, हमने आज बहुत सारे रंगों के बटर कप्स देखे। बटर कप एक फूल का नाम होता है। ये बड़े छोटे छोटे फूल होते हैं, पर ये बड़े टेनेशियस फूल होते हैं, बड़े दृढ़ फूल होते हैं। तो अगर वहां पे स्नो भी पड़ा होता है, बर्फ भी पड़ा होता है हिमालय पे, तो जैसे ही बर्फ पिघलती है, सबसे पहले जो चीज निकलती है वो होते हैं बटर कप्स। और वो बटर कप्स भिन्न भिन्न रंगों के होते हैं, लाल, पीले, नीले, हरे, बैगनी, कई रंगों के। और बचेंद्री ने मुझसे यह प्रश्न किया था कि हिमांशु, किन किन कलर्स के, किन किन रंगों के हमने बटर कप्स आज देखे? और मैंने कहा, बचेंद्री, मैंने बटर कप्स तो देखे हैं, मुझे याद है कई जगह हमें दिखे थे, लेकिन मुझे याद नहीं है कि किन किन रंगों के मैंने बटर कप्स देखे हैं। और बचेंद्री ने उस समय मेरे से कहा, और हिमांशु, तुम अभी भी ये कहते हो कि तुम प्रकृति के लिए यहां हिमालय पे आते हो? और उस समय मेरे को यह आभास हुआ, यह अनायासी एक आभास हुआ कि मैं प्रकृति के लिए वहां नहीं जा रहा था। मैं अपनी उस प्रतिस्पर्धा की भावना में, अपने उस कॉम्पिटिटिवनेस में इतना मशगूल हो गया था कि मैं ये भूल गया था कि जिन जगहों पे मैं सबसे पहले पहुंचने का प्रयास कर रहा हूं, वो मात्र मील का पत्थर है। प्रकृति वह है जो उन मील के पत्थरों के बीच में दिखाई दे रही है। और उसी समय अनायासी ये भावना भी मेरे मस्तिष्क में आई कि यही काम मैं जीवन में भी कर रहा हूं। मैं जीवन में भी इतना कॉम्पिटिटिव बन गया था कि मुझे यह लगने लगा था कि जीवन में जो मील के पत्थर हैं, जो पद हैं, उपलब्धियां हैं, वह महत्वपूर्ण हैं। और मुझे उस दिन यह समझ में आया कि उपलब्धियां मात्र मील का पत्थर होती हैं। आपका वास्तविक जीवन वह होता है जो उन मील के पत्थरों के बीच में चल रहा होता है, द हियर एंड नाउ, अभी, इस समय जो आपके साथ हो रहा है। और जैसे ही ये मेरी आंखें खुली और जैसे ही यह लेसन मेरे को मिला, यह संज्ञान मेरे को हुआ, उसी समय से मैंने अपने जीवन से वो कॉम्पिटिटिवनेस हटा दिया कि मैं दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर करके ये बोलूं कि मैं उनसे अच्छा करना चाहता हूं। और इसलिए जो सीख मेरे को उस दिन मिली बचेंद्री से और उस सिचुएशन से, उस परिस्थिति से जिसमें मैं यह था, वह यह कि मील के पत्थरों के पीछे मत भागो, पद के पीछे मत भागो, उपलब्धियों के पीछे मत भागो। अपने जीवन के उद्देश्य को समझो। और एक बार जब जीवन के उद्देश्य को समझ गए, तो यदि मेरा जीवन का उद्देश्य यह था कि मैं प्रकृति से प्रेम करूं, मैं प्रकृति के साथ एक सामंजस्य बना के रखूं, तो मैं वहां कब पहुंचता हूं वह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि मैं उत्साह के साथ उस मार्ग में, उस दिशा की ओर बढ़ता चला जा रहा हूं कि नहीं। और इसलिए ये एक बहुत ही बड़ा संदेश था, ये एक बहुत ही बड़ा शिक्षित, बहुत ही बड़ी शिक्षा थी जो मेरे को उस दिन बचेंद्री से मिली अपने हिमालय में। और मेरा चौथा और जो सबसे बड़ा गुरु और जो सबसे बड़ी गुरु जिसको कहना चाहिए, वो है पुस्तक भगवत गीता। भगवत गीता को मैंने अपने जीवन में क्रियान्वित करने का प्रयास किया है, मैंने उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया है। और भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक जो सबको विदित है, कम से कम उसका पहला जो पंक्ति है, जो पहली पंक्ति है, वो सबको विदित है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। पर मुझे जो प्रेरणा मिलती है वह मिलती है उसकी दूसरी पंक्ति के पहले भाग से। मां कर्मफल हेतुर्भू, मां ते संगोस्त अकर्मणि, मां कर्मफल हेतुर्भू। कर्म के फल के लिए कर्म को ना करो, इसलिए कर्म करो क्योंकि ये सही कर्म है।
और यह निष्काम कर्म की भावना जिसको मैंने अपने जीवन में उसका अनुसरण करने का प्रयास किया है, उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया है, यह संबल, यह शिक्षा मुझे भगवत गीता से ही मिली है। जब जब मैं भगवत गीता पढ़ता हूं, तब तब मुझे कुछ ना कुछ नया उसमें नजर आता है सीखने के लिए। कुछ ना कुछ एक नई धारणा आती है, कुछ ना कुछ एक नया विषय आता है जिस पे मैं आत्मचिंतन कर सकूं, जिसके ऊपर मैं आत्म मंथन कर सकूं। और इसलिए यह भी मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा कि निष्काम कर्म की तरफ अपनी प्रवृत्ति को ले जाएं। ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान इसलिए मत दीजिए ताकि वो आपका ध्यान रखें जब आप वृद्ध हो जाएं। इसलिए दीजिए क्योंकि यह सही चीज है, यह आपका कर्म है। अपने माता पिता का ध्यान इसलिए मत दीजिए ताकि वो जाते जाते आपका नाम अपनी वसीयत में लिख करके चले जाएं। इसलिए करिए क्योंकि यह सही चीज है, यह आपका कर्म है, यह आपका धर्म है। और साथ ही साथ एक शिक्षा जो मेरे को हमेशा मिली, और ये एक सोक्रेटिक एक्सियम है और मैंने इसको अपने जीवन में भी लागू करने का प्रयास किया है। सोक्रेटिस ने बोला, एजुकेशन एंड लर्निंग इज द प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ योर ओन इग्नोरेंस। एंड दिस इज अ ब्रिलियंट स्टेटमेंट टू मेक। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। एजुकेशन एंड लर्निंग इज द प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ योर ओन इग्नोरेंस। अर्थात आप जितनी शिक्षा ग्रहण करते हैं, जितना अपने आप को पढ़ाते हैं, जितना स्वाध्याय करते हैं, उतना आपको पता चलता है कि आप कितने अनभिज्ञ हैं। क्योंकि जिसने बहुत ही कम पढ़ा है उसके लिए तो शिक्षा है ही नहीं बाहर, उसके लिए तो ज्ञान है ही नहीं। परंतु यदि आप भिन्न भिन्न विषयों पे ज्ञानार्जन करने का प्रयास करते हैं, भिन्न भिन्न चीजों को पढ़ने का प्रयास करते हैं, तो आपको पता चलता है कि अरे, यहां तो कितना कुछ है जानने के लिए, कितना ज्ञान है इस पूरे विश्व में हमको पढ़ने के लिए। अगर हम पुस्तकें पढ़ना शुरू कर दें, हर मिनट भी एक पुस्तक पढ़ते जाएं, तब भी इतना ज्ञान है इस महासागर में ज्ञान के कि वो कभी भी संपूर्ण नहीं होगा। और इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि नित्य पढ़ते रहिए। एक चीज हमेशा याद रखिए कि यदि आपको मानव जीवन मिला है, तो मानव जीवन का यह धर्म है कि आप कल आज से बेहतर बने। आने वाले कल में आप आज से बेहतर होने चाहिए। और यदि आपको शिक्षा लेनी है, यदि आपको ज्ञानार्जन करना है, तो याद रखिए कि आप किसी भी व्यक्ति से और किसी भी चीज से ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। व्यक्ति यदि अपना मन खुला रखे, जैसा कि मेरे एक प्रोफेसर कहा करते थे आईआईएम अहमदाबाद में, वो कहते थे, हिमांशु, ज्ञान वर्षा हर जगह से होती है, परंतु प्रश्न यह है, मुख्य प्रश्न यह है कि उस ज्ञान वर्षा में तुम सुराही लेकर के गए हो कि घड़ा। क्योंकि यदि तुम सुराही लेकर के गए हो तो उसका मुख इतना कम चौड़ा है, इतना नैरो है कि उसके अंदर कुछ भी नहीं जाएगा। लेकिन यदि घड़ा लेकर के गए हो, यदि उसका मुख बड़ा है, तो उसके अंदर कुछ जाएगा। और कहने का तात्पर्य यह है, कथासार यह है कि आप यदि किसी व्यक्ति से मिलते हैं, यदि आप किसी चीज को देखते हैं, तो क्या आप वहां खुले हृदय से जाते हैं कि नहीं? आपका हृदय विशाल है कि नहीं? और दूसरा प्रश्न जो कि उतना ही महत्वपूर्ण है कि ठीक है, घड़ा तो लेकर के गए हैं, कहीं पहले से भरा हुआ घड़ा तो नहीं ले गए हैं? क्योंकि यदि घड़ा पहले से ही भरा हुआ है, तो भी उसके अंदर कुछ नहीं जाएगा, उसके अंदर से चीजें छलकती जाएंगी। अर्थात वहां पे आप खुले मन से भी गए हैं कि नहीं। तो इसलिए ध्यान रखिए, यदि आप खुले हृदय से और खुले मन से किसी भी व्यक्ति के पास जाएं, किसी भी परिस्थिति के पास जाएं, किसी भी देश में जाएं, किसी भी देशांतर में जाएं, किसी भी चीज के पास जाएं, आपको हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। आपका ज्ञानार्जन हमेशा होगा, आपके ज्ञान में हमेशा वृद्धि होगी। इसलिए आइए, इस शिक्षक दिवस पे आप मेरे साथ मिलकर के ये प्लेज लीजिए, ये प्रतिज्ञा लीजिए कि आप अपने जीवन में सर्वदा कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए तत्पर रहेंगे और उत्सुकता पूर्वक इस शिक्षा के क्षेत्र में, इस शिक्षा की राह में आगे बढ़ते जाएंगे। तो मैं अपनी बात को अभी इधर विराम देता हूं और आपके प्रश्नों को देखता हूं। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत गुड आफ्टरनून। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बहुत ही सुंदर बात कही आपने आनंद जी। आप सभी को भी शुभकामनाएं शिक्षक दिवस की। प्रियंका, हैप्पी टीचर्स डे टू यू एज वेल। आप सबकी बहुत बहुत शुभकामनाएं मिल रही हैं और इसका मैं बहुत आभारी हूं। अभी भी मैं नीचे देख रहा हूं कि क्या कोई प्रश्न है यहां पे।
इंडियन एजुकेशन सिस्टम कंज्यूम्स टू मच टाइम टू अलाउ अ सिस्टम। हर्ष का यह प्रश्न है कि जो भारतीय शिक्षा प्रणाली है, ये बहुत ज्यादा समय ले लेती है टू अलाउ अ स्टूडेंट टू आइडेंटिफाई फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, की छात्र और छात्राएं वास्तव में क्या करना चाहते हैं उसको जान सकें। अब हर्ष, आपकी बात एकदम सही है, क्योंकि अभी तक जो हमारी शिक्षा प्रणाली चल रही थी, अभी तक जो एजुकेशन सिस्टम था हमारे पास, वो ऐसा था कि 12वीं के बाद ही हम किसी एक जगह पे जाते थे, हम किसी एक उसमें चले जाते थे कि इसमें हमारा स्पेशलाइजेशन हमें करना होगा। और जब नीचे भी हम होते थे, नीचे की कक्षाओं में, तब भी जो हमें शिक्षा मिलती थी वो सर्वांगीण शिक्षा नहीं होती थी, वो हमारे सर्वांगीण विकास में सहायक नहीं होती थी। हम कहीं एक बड़े ही नैरो शिक्षा प्रणाली के अंदर पड़े हुए थे। लेकिन अभी अगर हम नई शिक्षा प्रणाली को देखें, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, 2020 की आई है, उसमें आरंभ से ही कई चीजों के ऊपर जोर दिया जा रहा है। वो एक जिस चीज पे हमेशा जोर दिया गया है, इस पे हर जगह उसकी बात की गई है, दैट इज मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, कि मल्टीपल डिसिप्लिन, विभिन्न विषयों को एक साथ लाया जाएगा और विभिन्न विषयों को बचपन से ही छात्रों को एक साथ दिया जाएगा जो भी स्कूल में जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है हर्ष, कि अब जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि जो विजन डॉक्यूमेंट बना है, जो उन्होंने अपना उद्देश्य बनाया है, जब उसको कार्यान्वित करते हैं, तब भी उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हैं कि नहीं। क्योंकि बहुत बार होता है कि कागज पे तो बहुत बढ़िया चीज बनाई जाती है, लेकिन जब उसको क्रियान्वित करने की बात आती है, जब उसको कार्यान्वित करने की बात आती है, तब थोड़ा बहुत ढीलापन आ जाता है। तो यदि उसको जैसा विजन डॉक्यूमेंट में लिखा है वैसे ही कार्यान्वित किया जाएगा, तो बचपन से ही भिन्न भिन्न विषयों में जो मल्टीपल डिसिप्लिन के हैं, उनके इनपुट्स मिलेंगे लोगों को। और जब बच्चों को वह इनपुट्स मिलेंगे, तो मुझे यह लगता है कि बच्चों को बहुत ही जल्दी यह समझ में आएगा कि किस दिशा की ओर उनकी जाने की इच्छा है। अन्यथा क्या होता है कि माँ बाप की इच्छा के अनुसार या तो बच्चे अपने आप को ढाल लेते हैं या अपने पीयर ग्रुप को देखते हैं। तो एक जो सामाजिक प्रेशर बन जाता है कि सब लोग क्योंकि एक चीज कर रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग भी वह चीज करना शुरू कर देते हैं। मुझे लगता है कि नई शिक्षा प्रणाली आने के बाद, और एक बार यदि ये लागू हो गई उसी तरह से जिस तरह से उसको लिखा गया है, तो ये संभवतः आगे नहीं होगा। हिरेन, आपका भी जो प्रश्न है वो नई शिक्षा प्रणाली को लेकर के है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के है, ये कैसे हेल्प करेगा ग्रो करने को। तो मैंने बहुत सारे मंचों से ये बोला है कि मुझे इसमें तीन चीजें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण दिखाई देती हैं। जो सबसे पहली चीज जो मैंने बोली हर्ष को उत्तर देते समय, कि ये जो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, और इस मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच में खासकर भाषाओं के ऊपर जो एक फोकस किया गया है, भाषाओं के ऊपर जो जोर दिया गया है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत लोगों को लगता है कि अरे इतनी भाषाएं कैसे सीखेंगे बच्चे। ध्यान रखिए कि मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि एक 4 साल का बालक भी चार भिन्न, लगभग कम से कम चार भिन्न भिन्न भाषाओं में सोच सकता है, समझ सकता है और उनको बोल सकता है। इसलिए हमको इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि भाषाएं बच्चे कैसे सीखेंगे। हमको इस बात पे चिंतन करना चाहिए, चिंता की अपेक्षा चिंतन करना चाहिए कि कौन कौन सी भाषाएं हम अपने बच्चे को समझाएं, कौन कौन सी भाषाएं हम अपने बच्चों को सिखाएं। तो बच्चे जो माँ बोलती हैं या जो पिता बोलते हैं या जहां पे वो रहते हैं, उस जगह पे जो स्थान पे जो भाषा प्रचलित है, उसको तो समझ ही जाते हैं। बड़े होते होते उसको तो समझ ही जाते हैं। हमको ये ध्यान चाहिए, ये ध्यान देना चाहिए कि हम किसी अन्य प्रदेश की भाषा भी सीखें, हम किसी अन्य देश की भाषा भी सीखें, हम उन भाषाओं को सीखें जो लुप्त प्राय होती जा रही है। और इसीलिए मैं हर मंच से बोलता हूं कि संस्कृत पे हमें विशेष जोर देना चाहिए, संस्कृत पे हमें विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि संस्कृत बोलने वाले लोग अब बहुत कम रह गए हैं। और हमेशा याद रखिए, अनभ्यासेन विषम विद्या, यदि अभ्यास आप नहीं करते हैं तो वह विद्या चली जाती है, वह विद्या आप भूल जाएंगे। और इसीलिए यदि लोग संस्कृत नहीं बोलेंगे तो संस्कृत का ज्ञान भी धीरे धीरे इस देश से विलुप्त हो जाएगा। और साथ ही अन्य भी जो भाषाएं हैं जो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही हैं, जो डायलेक्ट्स हैं जो धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं, हमें चाहिए कि हम उनमें बोलने का प्रयास करें, यदि हम उनको सीख सकते हैं। और साथ ही साथ जैसा कि मैंने बोला, अन्य प्रदेशों की, अन्य देशों की हम भी भाषाएं सीखें। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। जो दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण, हिरेन, नई शिक्षा प्रणाली में कहा गया है, वो है ऑटोनॉमी की बात,
स्वायत्ता। ये कहा गया है कि जो अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे आईआईएम्स हैं, आईआईटीज हैं, या अदर बाकी जो अच्छे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इत्यादि हैं, उनको पूर्ण स्वायत्ता दी जाएगी। अब यहां पे फिर वही बात आती है कि पूर्ण स्वायत्ता की बात कागज पे तो है, लेकिन उसको क्रियान्वित भी उसी स्पिरिट में करना चाहिए, उसी जोश से करना चाहिए, उसी उत्साह से करना चाहिए जिस उत्साह से उसको लिखा गया है। और यदि उसी स्पिरिट में इसको किया गया क्रियान्वित, तो निश्चित रूप से ये गेम चेंजर होगा हमारे देश के लिए। और जो तीसरी चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी हिरेन, वो ये लगी कि जो एकेडमिक क्रेडिट बैंक की बात की गई है, कि मान लीजिए मैंने 2 साल तक इंजीनियरिंग की और उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मैं कुछ और पढ़ना चाहूंगा, मैं फिलॉसफी पढ़ना चाहूंगा। तो मैं यदि फिलॉसफी पढ़ने गया, तो ये जो मेरे 2 साल है ये नष्ट नहीं माने जाएंगे, बल्कि ये जो 2 साल का क्रेडिट है ये मेरे एकेडमिक बैंक में दे दिया जाएगा। और पुनः यदि मैं इंजीनियरिंग में लौट के आना चाहूं, तो मुझे शुरू से नहीं शुरू करना आरंभ करना पड़ेगा, बल्कि मैं थर्ड ईयर से डायरेक्टली स्टार्ट कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास 2 साल के क्रेडिट पड़े हुए हैं। तो मेरे ख्याल से ये भी बहुत बड़ा गेम चेंजर है, क्योंकि ये हम सबको एक 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 चीज देता है, एक मार्ग देता है कि यदि हम बीच में हमें ये लगे कि हम किसी और विषय में जाना चाहते हैं, हम एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं अपनी लाइफ के साथ एक अच्छे कारण के लिए, तो हमको एक एक्सपेरिमेंट करने की एक अनुमति एक तरह से मिल गई है। हम अन्य भिन्न भिन्न शिक्षाओं को भिन्न भिन्न स्थानों पे जाकर के ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये एकेडमिक क्रेडिट का एक बैंक बना हुआ होगा। तो मेरे ख्याल से ये तीन हिरेन सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं इस नई शिक्षा नीति के। हर्ष, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि क्या स्कूल कॉलेज से ही शिक्षा मिलती है। जैसा कि मैंने आपको बोला, बिल्कुल ही नहीं। आप हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, आप प्रकृति से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, आप अपने आसपास के हर जीव से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। मुझे संभवतः आप लोगों को ज्ञात होगा, जिन लोगों ने मेरी पुस्तक निगोशिएशन पढ़ी है, कि मेरी पुस्तक निगोशिएशन मैंने जिसके नाम की है, जिसको वो मैंने डेडिकेट की है, वो मेरा 7.5 साल का लैब्राडोर है, बर्टी। और अगर आप लोग मेरे को फेसबुक पे अथवा अन्य किसी सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं, तो बर्टी से जो मैं शिक्षा लेता हूं, बर्टी से जो मुझे लेसन्स मिलते हैं, मैं उनके विषय में भी पर चर्चा करता हूं। इनफैक्ट मेरे को यह भी बोला गया है कि फेसबुक लाइव पे एक बार मैं बर्टी से जो मैंने शिक्षा ली है, बर्टी से मेरे को जो ज्ञान अर्जित हुआ है, उसके विषय में भी चर्चा करूं। संभवतः मैं यह करूंगा भी। परंतु आपके प्रश्न का उत्तर यह है कि आप हर व्यक्ति से जीवन में सीख सकते हैं। शिक्षा और साक्षरता, ये दोनों बड़ी भिन्न भिन्न चीजें हैं। हमेशा ध्यान रखिए कि लिटरेट होना एक अलग बात है, और लिटरेट होने के लिए, साक्षर होने के लिए आपको स्कूल कॉलेज जाने की आवश्यकता है। शिक्षित होने के लिए आपको स्कूल कॉलेज जाने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान अर्जन के लिए आपको स्कूल कॉलेज जाने की आवश्यकता नहीं है। हां, यदि आप स्कूल और कॉलेज जाते हैं तो आप ज्ञान अर्जित करते ही हैं, परंतु ज्ञान हमेशा वहां से ही नहीं आता, ज्ञान अन्य स्थानों से भी आपको मिल सकता है। आप स्वयं घर में बैठ करके स्वाध्याय करिए, पढ़िए, उससे भी आपको ज्ञानार्जन करने का मौका मिलेगा। आप सभी को भी शत शत प्रणाम, बहुत बहुत आशीर्वाद। जो भी मेरे को शुभकामनाएं दे रहे हैं आप लोग, धन्यवाद देवलेना। मैं प्रयास करता हूं कि मैं उस भाषा में समझा सकूं जिसमें लोग अच्छी तरीके से समझ सके। परंतु यदि कभी भी अगर भाषा में त्रुटि हो अथवा मेरे समझाने में कुछ त्रुटि हो, तो मुझे क्षमा कीजिएगा और मुझसे पुनः पूछ लीजिएगा। मैं पुनः प्रयास करूंगा उसको समझाने का। निष्काम कर्म, सोनिया, निष्काम कर्म का वही अर्थ है जो मैंने बोला, मां कर्म फल हेतुर्भु, कि किसी कामना के लिए कर्म को मत करिए, किसी चीज को प्राप्त करने के लिए कर्म को मत करिए, बल्कि इसलिए करिए क्योंकि वह सही चीज है, क्योंकि वह आपका धर्म है। उदाहरण के तौर पे इसलिए मत पढ़िए ताकि आपको कहीं नौकरी मिल जाए, वो तो आपको संभवतः मिल ही जाएगी, लेकिन इसलिए पढ़िए क्योंकि मानवता का धर्म है एक विद्या ग्रहण करना। तो यदि मैं मानव धर्म की बात करूं, तो मनुस्मृति में कहा गया है, धृति क्षमा दमोस्त्यम शौचम इंद्रिय निग्रह दी विद्या सत्यम अक्रोधो। तो जो 8वां लक्षण दिया गया है मानव धर्म का, वह दिया गया है विद्या, अर्थात विद्या को अर्जित करना मानव का धर्म है, मानव की ड्यूटी है। और निष्काम कर्म से यही अर्थ है कि अपनी ड्यूटी को, अपने धर्म का निर्वाहन, स्वधर्म का निर्वाहन इसलिए करिए क्योंकि वह आपका धर्म है, ना कि इसलिए ताकि उससे आपको किसी अन्य चीज की प्राप्ति हो।
व्हाट काइंड ऑफ बुक्स शुड वी रीड? किसी भी पुस्तक को पढ़िए, आपको उससे कुछ ना कुछ ज्ञान मिलेगा ही। और यदि आप अच्छी पुस्तकों को से ज्ञान अर्जन करना चाहते हैं, तो मैं हमेशा बोलता हूं कि लिटरेचर को पढ़िए। क्योंकि जब आप साहित्य को पढ़ते हैं, वो किसी भी भाषा का साहित्य हो, तो यदि आपकी संस्कृत में रुचि है तो कालिदास का साहित्य पढ़िए, यदि आपकी अंग्रेजी में रुचि है तो आप शेक्सपियर को पढ़िए, यदि आपकी हिंदी में रुचि है तो आप प्रेमचंद को पढ़िए। किसी भी साहित्य को पढ़िए, क्योंकि जब आप साहित्य को पढ़ते हैं तो उसके प्रोटैगनिस्ट के थ्रू, जो उसके किरदार किरदार होते हैं, उनके जीवन के और जिस स्थान पे वो लिखा गया है, उसके थ्रू आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। जिन विषयों पे परिचर्चा की गई है, उन विषयों से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे कि जब मैंने अपनी पीएचडी की निगोशिएशन में, तो मैंने महाभारत का एनालिसिस किया, और महाभारत के मूल्यांकन के द्वारा, महाभारत में जो कहानियां हैं उनके मूल्यांकन के द्वारा मैंने निगोशिएशन के लेसन ग्रहण किए। तो इसलिए किसी भी पुस्तक को उठा लीजिए, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए कि तुरंत पढ़ना शुरू करिए। तो फिर आधा घंटा देखते ही देखते समाप्त हो गया। मैं अपनी बात को यही विराम देता हूं, और अंतोगत्वा आपको यह भी बताना चाहता हूं कि यदि आपने बहुत शिक्षा ग्रहण की है, यदि आपने बहुत ज्ञानार्जन किया है, तो ध्यान रखिए, शिक्षा या ज्ञान आपको ग्रेट नहीं बनाता है, आपको महान नहीं बनाता है, वह आपको विनम्र बनाता है। विद्या ददाति विनयम, विनया ददाति पात्रता, पात्रत्वा धनम आपनोति, धनार्धम तथा सुखम। अतः यह ध्यान रखिए कि यदि आप जो भी ग्रहण कर रहे हैं, यदि वह आपको विनम्र नहीं बना रहा है, हम्बल नहीं बना रहा है, तो वो विद्या नहीं है, वो कुछ और है। इसलिए बहुत ही ह्यूमिलिटी के साथ ज्ञान को अर्जित करते रहिए। जिस किसी भी व्यक्ति से मिलिए, उससे कुछ सीखने का प्रयास करिए, जिस किसी पुस्तक को पढ़िए, उससे कुछ सीखने का प्रयास करिए। मैं पुनः आपके साथ सीखने के लिए और आपके साथ पर चर्चा करने के लिए अगले से अगले शनिवार 3 बजे फिर से मिलूंगा। तब तक आप लोग जहां कहीं भी हैं, स्वस्थ रहें, अपना और अपने परिवार की सुरक्षा का ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।